कोशिका कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है जो विशिष्ट पारगमन कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका कहलाती है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है जिसका अर्थ एक कोष्ठ या छोटा कमरा है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। सभी जीव जंतु वनस्पति कोशिका के बने हैं। एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कैले, मेडोमोनाज व बैक्टीरिया। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण, पाचन व श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, जैसे जंतु, पादप, कवक आदि। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोसा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोसा भित्तियों के आधार पर कोसा शब्द प्रयोग किया। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1839 में प्रसिद्ध कोसावाद को प्रस्तुत किया। अधिकांश कोशिकाएं 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के व्यास की होती हैं। 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोसा का सर्वप्रथम अध्ययन किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। वनस्पति वैज्ञानिक सिम्पर ने 1883 में पर्णहरित का नामकरण किया। विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नई कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में बताया कि गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय ने की खोज की। केंद्रक के भीतर संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 ईस्वी में फ्लेलिक फोंटाना ने की। फ्लेमिंग ने 1880 ईस्वी में क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किया। बीजमैन ने 1892 ईस्वी में सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जे.ई. पैलेड ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। डी. डुवे ने 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की। टी. बोवरी ने 1888 ईस्वी में तारक का नामकरण किया। रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइक्रोकांड्रिया की खोज की और इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। बेंडा ने 1897 से 98 माइटोकांड्रिया नाम दिया। शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। जीवों में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकार्योटिक कोशिकाएं, यूकार्योटिक कोशिकाएं। प्रोकार्योटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक न्यूक्लियस तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य प्रिमिटिव होती हैं। इनमें केंद्रक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। उदाहरण: जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, बैक्टीरियोफेज, रिकेट्सिया तथा हरे नीले शैवालों, ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं आदि। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70, इसमें 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, वायरस, जीवाणु, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी
पौधे विकसित कोशिका होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक होता है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का संपूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें एक अणु ग्लूकोज में अत्यधिक ऊर्जा 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है। इसके अंत में कार्बन डाइऑक्साइड व जल ही प्राप्त होता है। समीकरण इसका है C6H12O6 + 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र के रूप में घटित होती हैं। इसे केप्स चक्र भी कहते हैं। अब अनाक्सीय श्वसन। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता। इसमें एक अणु ग्लूकोज से केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलती है। इस क्रिया के अंत में एथिल अल्कोहल बनता है। समीकरण C6H12O6 गिव्स 2C2H5OH + 2CO2 + 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्रियाएं कोशिका द्रव्य में ही घटित होती हैं। कोशिका तथा उसके भाग। कोशिका के 3 भाग मुख्यतः कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा झिल्ली एवं जीव द्रव्य कला होती है। जीव द्रव्य होता है, रिक्तिकाएँ होती है। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में उपापचय के सक्रिय कोशिकांग होते हैं, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। और केंद्रक में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य होता है। रिक्तिकाओं में टोनोप्लास्ट रिक्तिका रस होता है। उपापचय सक्रिय कोशिकांग में तारिकाएँ, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जिका या डिक्टियोम सोम, लाइजोसोम, माइक्रोबॉडीज, गाल्जी ऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, स्फेरोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, राइबोसोम होता है। संचित खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व तेल, प्रोटीन तथा इमाइड्स होता है। स्राव पदार्थ में रंग देने वाले पदार्थ विकर, मकरंद होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में एल्केलाइट्स, सुगंधित तेल, ग्लूकोसाइड्स, गोंद, लैटेक्स, खनिज क्रिस्टल, कार्बनिक अम्ल, रेजिन्स, टैनिन्स आदि होता है। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, रिक्तिकाएँ। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यह सबसे बाहर की परत होती है। जीव द्रव्य के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। यह मोटी, मजबूत और छिद्रयुक्त कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। बहुत से कवकों तथा ईस्ट में यह काइटिन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अपेक्षाकृत मोटी, परिपक्व व स्थायी रूप से द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है। यह सेलुलोज, पैक्टिन व लिग्निन आदि पदार्थों की बनी होती है। कोशिका भित्तियों के विकास के समय पहले मध्य पटल का ही निर्माण होता है। मध्य पटल की रचना कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टस Ca++ एंड Mg++ पैक्टस द्वारा होती है। यह दोनों विस्कस तथा जिलेटिन पदार्थ के रूप में रहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, जीव कला, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म की वह बाहरी सीमा है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अंदर आने जाने पर नियंत्रण रखती है तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता के अंतर को बनाए रखने में मदद करती है। प्लाज्मा झिल्ली की जीव कला तथा प्लाज्मा लेमा आदि भी कहते हैं। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी परत होती है। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह पता लगाया कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ है। जोहेंस पुरगेंज ने सर्वप्रथम 1840 में प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया तथा ह्यूगो वान मोल ने सन 1846 ईस्वी में बताया कि जीव द्रव्य की प्रकृति कोलाइडी होती है। जीव द्रव्य के संगठन में 80% जल तथा इसमें अनेक
कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा एंजाइम मुख्य हैं। अकार्बनिक पदार्थों के कुछ लक्षण लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा आयरन के फास्फेट, सल्फेट, क्लोराइड तथा कार्बोनेट पाए जाते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जल में घुली अवस्था में पाई जाती है। जीव द्रव्य के संगठन में 15% प्रोटीन, 3% वसा, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% कार्बनिक अकार्बनिक लवण होते हैं। सक्रिय एवं जीवित होने के कारण जीवद्रव्य संगठन सदैव एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जीवद्रव्य की निश्चित संरचना बताना कठिन है। लेकिन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह एक जटिल मिश्रण बताया जाता है। इस मिश्रण में 4 प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 8% पाए जाते हैं। रिक्तिकाएँ तरल पदार्थों से भरी संरचनाएं होती हैं तथा पादप कोशिकाओं में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। बीजोत्तक कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जबकि परिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी और कम होती हैं। प्रत्येक रिक्तिका चारों ओर एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे रिक्तिका कला या टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे रिक्तिका रस वक्लोर सैप कहते हैं। खनिज लवण, मिनरल साल्ट जैसे नाइट्रस, क्लोराइड्स, फास्फेट आदि, कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइड्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न रंग द्रव्य एवं अवशिष्ट उत्पाद आदि पाए जाते हैं। पुरुषों एवं फलों आदि की रिक्तिकाओं में एंथोसाइनिन पाया जाता है और जो इनके विभिन्न रंग जैसे नीला, बैगनी, लाल, गुलाबी आदि प्रदान करता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में तुलना। पादप कोशिका के बाहरी भाग को ढकते हुए सेलुलोज की बनी हुई एक निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में तारकाय साधारणतः नहीं पाया जाता। अपवाद स्वरूप कुछ निम्न श्रेणी के पादपों में ऐसी संरचना मिलती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जो रंग बिरंगे तथा विभिन्न आकार के होते हैं और कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अपवाद कवकों में यद्यपि ये पौधे हैं, लवक नहीं मिलते। रिक्तिकाएं संख्या में अधिक तथा बड़ी होती हैं। अधिकतर परिपक्व कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के बीचों बीच स्थित होती है। पादप कोशिका में गाल्जी काय साधारणतः नहीं पाई जाती। सरल संरचना वाली संरचनाएं कुछ पौधों में मिलती है, इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका साधारणतः कोशिका कला ही सबसे बाहरी परत होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। केंद्र के समीप मिलने वाले एक सितारे के समान विशेष संरचना है, साधारणतः लवक नहीं पाए जाते। अपवाद युगलीना, जिसको हम मनहंसमद भी कहते हैं, जो एक जंतु है, में हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं संख्या में कम तथा अपेक्षाकृत बहुत छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में केंद्र के पास गाल्जी काय कलाओं और रिक्तिकाओं का समूह है। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन यह कायिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन जीवन चक्र में अनेक बार होता है। पूर्ण कोशिका विभाजन के अंत में केवल 2 संतति पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसमें संपूर्ण विभाजन एक ही चरण में पूरा हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों में विनिमय तथा क्वाज़मेटा का निर्माण नहीं होता है। यह अवस्था अधिक समय तक नहीं चलती है। संतति कोशिकाएं आनुवंशिक लक्षणों में एक जैसी तथा मातृ कोशिकाओं की तरह ही होती हैं। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर अर्थात द्विगुणित होती है। इसमें फलस्वरूप शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत एवं विकास होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह युग्मक के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में ही होता है। जीवन चक्र में यह केवल एक बार ही होता है। पूर्ण कोशिका विभाजन के अंत में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है। इसमें विभाजन 2 चरणों में मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकंड में पूरा होता है। प्रोफेज प्रथम एक लंबी तथा जटिल क्रिया है। इसमें समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मना बंधन होता है, क्वाज़मेटा बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर आदि क्रियाएं होती हैं। संतति कोशिकाओं में आपस में भी तथा मातृ कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों में कुछ भिन्नता होती है। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की संख्या की आधी अर्थात अर्धगुणित होती है। इसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन होता है। कोशिका से संबंधित खोजें। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1877 में समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में गुणसूत्रों का विभाजन एवं क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन किया। बेंडर्न एवं बेवरी ने 1887 में जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है ऐसा बताया। डब्ल्यू.एस. सटन ने 1902 में न्यूनकारी विभाजन का महत्व अर्धसूत्री बताया। जे.बी. फार्मर 1905 में अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया।
F.A. जॉनसन 1909 में कियाज्मा का बनना स्वीकार किया। नाल एवं रस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। T.H. मॉर्गन 1950 में आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका निर्धारित की। कोशिकांग एवं उनके खोजकर्ता एवं कार्य। हरित लवक की खोज हेकेल ने प्रकाश की और इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण है। माइटोकॉन्ड्रिया कालीकर ने की और इससे क्या होता है, कोशिका श्वसन एटीपी का निर्माण करके इसके द्वारा कोशिका में ऊर्जा का संश्लेषण होता है, अतः इसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं। अंतः प्रद्रवी जालिका पोर्टर ने खोज की। प्रोटीन संश्लेषण RER में एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टोरिड संश्लेषण SER में होता है। गाल्जी का है, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण हार्मोन स्रावण पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करता है। कोशिका भित्त की खोज रॉबर्ट हुक ने की। मुख्यतः सेलुलोज की बनी कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। जीव द्रव्य पुरकिंजे ने जीवन की भौतिक आधारशिला इसका कार्य है। कोशिका झिल्ली का तरल मैजिक मॉडल सिंगर एवं निकोल्स ने आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। क्वांटासोम पार्क एवं पोन ने प्रकाश संश्लेषण की इकाई है ऐसा बताया। राइबोसोम पैलाडे प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तारकाय टी बोवरी कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करती है। लाइजोसोम डी डुवे बाह्य कोशिका पदार्थों तथा आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन आत्महत्या या पाचन की थैली कहलाती है। कौन? लाइजोसोम। डी डुवे ने इसकी खोज की थी। पराक्सीसोम टालबर्ट ने इसकी खोज की थी, प्रकाश श्वसन करता है। सूक्ष्म नलिकाएं डी रॉबर्टसिस ने इसकी खोज की थी। सीलिया कसभिका तारकाय एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करती है। कोशिकांग में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, कोशिका का नियंत्रण करती है। केंद्रिका फोंटाना ने RNA तथा राइबोसोम का संश्लेषण करती है। गुणसूत्र वाल्डेयर ने जनकी लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र DNA से बनी संरचनाएं होती हैं। सजीव या उपापचयी के सक्रिय कोशिकांग। पहला माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम कोलिकर ने 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तत्पश्चात 1890 में अल्टमान ने इसका वर्णन के नाम से किया। बेंडा ने 1897 में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं कि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 1.5 माइक्रोन तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी भिन्न भिन्न कोशिकाओं की अलग अलग होती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन प्रोटीन 65.70%, फास्फोलिपिड लिपिड 25%, RNA 0.5%, DNA कुछ मात्रा होती है। राइबोसोम यह राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। राइबोसोम की खोज 1955 में पैलाडे ने की थी। यह डमरू आकार में गोलाकार होते हैं। ये आकृति में 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक एवं केंद्रक में भी पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं एवं इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम आकार में कुछ बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइजोसोम
इसकी खोज डी दुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म व इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती हैं। इसका मुख्य कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, फास्फेटेज आदि। यह अम्लीय अपघट्य कहलाते हैं। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशाद्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आदि का पाचन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम के फटने से कोशिका में विभाजन आरंभ हो जाता है। लवक, जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। अधिकांश पादप कोशिका में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे लवक कहते हैं। लवक की खोज सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में हैकेल ने की थी। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम FAFWS सिम्पर ने किया था। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं और रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, ये रंग में हरे होते हैं क्योंकि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी कारण पौधे का कुछ भाग तथा पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। अवर्णी लवक, ये रंगहीन लवक होते हैं और पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। हरे टमाटर तथा हरी मिर्च में क्लोरोप्लास्ट होते हैं एवं पके टमाटर तथा पकी मिर्च में क्रोमोप्लास्ट बदल जाते हैं। इस कारण से पकने पर टमाटर तथा मिर्च लाल रंग के हो जाते हैं। गाल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में कैमली गाल्जी ने की थी। इसे लाइपोकांड्रिया भी कहा जाता है। ये नीली हरी शैवालों, जीवाणुओं एवं लाइकोप्लाज्मा को छोड़कर अन्य सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में मिलते हैं। गाल्जी काय की कोशिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम तथा पॉलीसैकेराइड्स आदि पाए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों का श्रवण करना गाल्जी काय का महत्वपूर्ण कार्य है। ये शुक्राणुओं के अग्र पिंडों के निर्माण में सहायक होते हैं। जंतुओं में गाल्जी काय में विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, दोहरी झिल्ली से घिरी नलिकाओं का यह एक विस्तृत जाल होता है जो पूरे जीव द्रव्य में फैला रहता है और ये केंद्रक कला तथा दूसरी ओर कोशिका कला से संबंधित होते हैं। बस इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। इनकी वजह से जालिका के ये भाग खुरदुरे नजर आते हैं। इसमें 2 प्रकार के अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होती हैं। रुच्छ या खुरदुरी या अंतःप्रद्रवी जालिका रफ होती हैं। इनकी बाहरी सतह राइबोसोम रहते हैं। चिकतंत्री अंतःप्रद्रवी जालिका, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। तारकाय एक गोलाकार रचना है जो केंद्रक की बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित रहती है। वह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में तथा कुछ पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल तथा कवक में पाया जाता है। यह 2 स्पेंडल के आकार के कणों का बना होता है जिन्हें सेंट्रिओल कहते हैं। सेंट्रिओल का महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन के समय सिपंडिल के निर्माण में मदद करता है। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रिओल 2 भागों में बंटकर 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ऊतक समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे औतकी हिस्टोलॉजी कहते हैं। इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिघी ने की थी। इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण मायर 1819 ईस्वी में नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचट 1771 से 1802 ईस्वी में किया गया था। पादप ऊतक, पौधे के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। सभी ऊतक शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं। पादपों में ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विभज्योतकी ऊतक, यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन माइटोसिस करने की क्षमता होती है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं और इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी रहती हैं। इन कोशिकाओं में प्रायः रसधानी
अनुपस्थित रहती है। इसमें से एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। यह ऊतक स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक जड़ एवं तनों के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। यह ऊतक प्राथमिक विभज्योतकी से बनता है। इससे कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं। इससे पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन ऊतक बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन ऊतक में अव्यवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन पार्श्व विभज्योतकी का उदाहरण। पार्श्व विभज्योतकी ऊतक ही द्वितीयक विभज्योतकी है। अंतर्वेशी या अंतर्वृष्ट विभज्योतकी ऊतक। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है। स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक अस्थायी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन इस कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। कोशाद्रव्य में बड़ी रसधानी रहती है। उत्पत्ति के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी तथा द्वितीयक सेकेंडरी। प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्षस्थ एवं अंतर्वेशी विभज्योतक से तथा द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियन इस कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक तथा जटिल ऊतक। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। मृदु ऊतक। यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिका के बीच अंतरकोशीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेनकाइना कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं होती हैं जो मृदुतक के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदुतक को वायुतक या एरेनकाइमा कहते हैं। मृदुतक एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है तथा पौधे के हरे भागों में, खासकर पत्तियों में, यह भोजन का निर्माण करता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है तथा यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है और साथ साथ भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। स्थूल कोण ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। इनमें हरित लवक होता है। इन एवं भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। यह ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत एवं और पुष्पावली वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ये भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। यह कार्टेक्स के पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं। जिन पौधों से रेशा उत्पन्न होता है उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के अलावा पौधे के आंतरिक भागों की रक्षा करता है या पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है तथा पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में
एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू इसको बोलते हैं, फ्लोएम या बास्ट बोलते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह चार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। वाहिनिकाएं, इनकी कोशिकाएं लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती तथा जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं, इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, गर्ती, जालिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं आवृतबीजी पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। जाइलम तंतु, ये लंबे शंकु रूप तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती है। ये प्रायः काष्ठी, द्विबीजपत्री पौधे में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जाइलम मृदुतक, इनकी कोशिकाएं प्रायः पेरेनकाइमेट्स एवं जीवित होती हैं। यह भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। यह किनारों की ओर पानी के पार्श्वी संवहन में मदद करती है। फ्लोएम, जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित चार तत्वों का बना होता है। चालिनी नलिकाएं, ये लंबी, बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं। दो कोशिकाओं का विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती हैं, जिसे चालिनी पट्टी कहते हैं। चालिनी नलिका की वयस्क अवस्था में केंद्रक अनुपस्थित होता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे की चालनी नलिकाओं से संबंध रहते हैं। चालनी नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। सहकोशिकाएं, ये चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में स्थित रहते हैं। प्रत्येक सहकोशिकाएं लंबी एवं जीवित होती है, जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य होता है। ये केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाए जाते हैं। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करती हैं। फ्लोएम तंतु, ये लंबी, दृढ़ एवं स्केलरन काइमेट्स कोशिकाओं की बनी होती है। यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। फ्लोएम मृदुतक, ये जीवित, लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिका होती है जो सहकोशिकाओं के निकट स्थित रहते हैं। ये भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता प्रदान करती है। जंतु ऊतक, अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला या एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंदर कोशिकीय स्थान नहीं होते। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सही होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण, श्रावण तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्यों के अनुसार अलग अलग होता है। एपिथेलियम ऊतक सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। सल्की या सल्काभ एपिथेलियम, ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं। सल्काभ एपिथीलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नली के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के वायुकोशों में भी पाए जाते हैं। इनके कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायुकोशों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना है। त्वचा की सतह पर स्थित सल्काभ एपिथेलियम त्वचा की सुरक्षा हेतु कई परतों में सजी होती है। ऐसी सल्के या सल्काभ एपिथेलियम स्तरित सल्की एपिथेलियम कहलाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम, ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरों पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। ये आहार नाल
के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा श्रावण होता है, जैसे छोटी छोटी आंत का भीतरी स्तर। अवशोषण एवं श्रावण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। घनाकार एपिथेलियम, ऐसे ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती है। अवशोषण और श्रवण के अलावा ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। पक्षमाभि या पक्षमाल एपिथेलियम, इस प्रकार के ऊतक में स्तंभाकार अथवा घनाकार कोशिकाएं होती हैं जिनके मुक्त सतह पर रोम होते हैं। रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथेलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति कराना या अंडवाहिनी, रसश्वास नली तथा मुख गुहा में पाई जाती हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से को संबंध कराता है तथा उन्हें कुछ सहारा अवलंब भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स तंतुवत ठोस जेली की तरह तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों की रिक्त स्थानों में भरी रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। संयोजी ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक आते हैं। एरियोलर ऊतक, ये बहुतायत में मिलने वाले ऊतक हैं। इस ऊतक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु, श्वेत व एवं पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। फाइब्रोप्लास्ट, ये चपटी एवं शाखी होते हैं तथा तंतु बनाते हैं। हिस्टोसाइट्स, ये चपटी, अनियमित आकार की तथा केंद्रक युक्त होती हैं। ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं, ये गोलाकार तथा अंडाकार होती हैं एवं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। मास्ट कोशिकाएं, ये केंद्रक युक्त, गोलाकार या अंडाकार होती हैं। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन, रुधिर के एंटीकोएगुलेंट के लिए हेपेरिन तथा रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। श्वेत कण, इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण जैसे लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल आदि भी पाए जाते हैं। उपर्युक्त कोशिकाओं के अतिरिक्त मैट्रिक्स में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। श्वेत तंतु, ये आशाखी तथा अलचीले होते हैं। ये कोलेजन नामक रसायन से बने होते हैं। पीला तंतु, ये शाखी या अशाखी तथा लचीले होते हैं। ये एलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। वसा संयोजी ऊतक, इस प्रकार के ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसापुंजों में पाया जाता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। श्वेत तंतुमय ऊतक है, इस ऊतक में एक दूसरे के समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती हैं। इनमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में होता है। यह ऊतक टेंडन का निर्माण करते हैं जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों जोड़ता है। ऐसे ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। पीला तंतुमय ऊतक, इस प्रकार के ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होता है तथा तंतुओं के बीच में कई कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट। जालवत संयोजी ऊतक, इस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से जीव द्रव्य
के कई पदार्थ निकले होते हैं जो मैट्रिक्स से एक जाल जैसी रचना बनाते हैं, जिसके मैट्रिक्स अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ऐसे ऊतक प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। कंकाल ऊतक शरीर की तथा अन्य ऊतक को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह हमेशा शरीर के अंदर पाया जाता है। यह शरीर का अंतःकंकाल बनाता है। अकशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स लसा होता है। इसमें बहुत से पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होती है जिसे कोड्रिन कहते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती हैं जिसे कोन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहते हैं। प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती हैं। इनके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, परंतु यह वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण पेरिकोन्ड्रियम से ढका रहता है। उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाते हैं। ये बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली, कंठ, स्तर्नम तथा अंतरकशेरुकी स्थानों में पाई जाती है। अस्थि इस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स में स्थित स्थान लैकुनी में पाया जाता है। लैकुनी एक दूसरे से पतली नलिकाओं से संबंध रहती है जिन्हें कैनालिकुली कहते हैं। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। लैकुनी में स्थित ऑस्टियोब्लास्ट के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन कैनालिकुली द्वारा ही अन्य कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं रहती हैं जिनसे पोषक तत्व कैनालिकुली द्वारा ही विसरण से अस्थि की सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखलाई पड़ती हैं जिन्हें हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक हैवर्सियन नलिका अपने चारों ओर स्थित लैकुनी अस्थि कोशिकाओं और कैनालिकुली के साथ एक हैवर्सियन तंत्र बनाती है जो वर्ग मैमिला की अस्थियों की प्रमुख पहचान है। तरल ऊतक या संवहनी ऊतक रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। इस कारण इन्हें तरल ऊतक कहा जाता है। पेशी ऊतक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है। औतकी और कार्यकी के आधार पर पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशी ये पेशियां नेत्र की आइरिस, वृषण और उनकी नलिकाओं में, मूत्रवाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं। आहार नाल की भित्ति में ये अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में दिखाई देती हैं। आरेखित पेशी या कोशिका तर्क की आकृति की होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता रहता है। रेखित पेशी ये पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है। इस कारण इन्हें कंकाल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनी होती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलमा से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इसका भार शरीर के भार का प्रायः 50% होता है। रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं। हृदय पेशी इस प्रकार की पेशी से हृदय की भित्ति बनती है। रेखित पेशी की भांति इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। इसके तंतु शाखावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। दो तंतुओं के जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा एवं अंदर के सार्कोप्लाज्म रहता है। सार्कोप्लाज्म में उपस्थित मायोफाइब्रिल के कारण पेशी धारियों जैसी दिखाई पड़ती हैं। हृदय पेशी स्वभावतः अनैच्छिक होती है एवं इसमें हमेशा संकुचन एवं प्रसरण होता रहता है जो आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण हृदय में रुधिर
शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता रहता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन तथा तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। साइटन यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। इसके कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं जिन्हें निसिल्स कण कहते हैं। डेंड्रेन साइटान से निकले हुए तंतु जो एक या अधिक होते हैं डेंड्रेन कहलाते हैं। डेंड्रेन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट्स बनाता है जो आवेग को साइटान में लाता है। एक्सान साइटान से शुरू होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है। इसे ही एक्सान कहते हैं। यह आवेग को साइटान से आगे की ओर ले जाता है। साधारणतः एक लंबे एक्सान को तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल अच्छाद को न्यूरोलेम अच्छाद कहते हैं। इसके नीचे स्थित माइलिन अच्छाद को मज्जा अच्छाद कहते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है। संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड कहते हैं। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। साइटेन के समूह को गुच्छिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती एवं आती हैं। इनमें से कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क का मेरुरज्जु में ले जाती हैं। अन्य कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं एवं जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होते हैं। ज्ञात हो कि एक न्यूरॉन के एक्सान के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं न्यूक्लियस। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती? सेल भित्ति। कोशिका का दिमाग केंद्रक होता है। सूत्री विभाजन नहीं होता है जीवाणु या बैक्टीरिया में। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में। एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। फ्लोएम पौधे में जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण है। स्टोमेटा या रंध्र पौधे और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? पुंकेसर में। ऊतक जो पौधे में जल का परिवहन करता है जाइलम कहलाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कोशिकाओं में CO2 एवं H2O का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं? लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। पौधों में सरल स्थायी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा सही है। पहला क्या है? पौधों में लचीलापन स्क्लेरोनिका के कारण होता है, जो कि गलत है। क्लाइनिका काइमा पौधे की कठोरता के लिए उत्तरदायी ऊतक नहीं, ये भी गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें ये पांचों सही हैं। अंतर द्रवी जालिका, गाल्जी का उपकरण, लाइजोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, रसरंध्री कौन सी कोशिका अंगक सेल है? तो ये सभी हैं। लाइजोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी ये तीनों सही हैं। यह कोशिका का अवशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइजोसोम को। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला और दूसरा सही है। पहला है कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। दूसरा है कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है। ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने।
अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण निहित है। और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव अमीबा है। बार पिंड किस में पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में। प्रोकार्योटिक कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं होता, नाभिक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? सभी विकल्प सही हैं। तो पहला यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये तीनों सही हैं। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य होती है। यह एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 20 मिनटों में विभाजित होती है। तो 2 घंटों में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 64 बैक्टीरिया बनेंगे। मानव कोशिका की कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आरएनए में थामिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? यूरेसिल होता है। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोने पर सेलुलोजी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? रक्त ऊतक है। केंद्रक में के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? संयोजी ऊतक। एक एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हों, टाइल्स से लगी हों, पाया जाता है आमाशय का भीतरी स्तर में।